जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रूस ने भारत को एक बार फिर से SU-57 का प्रस्ताव दिया है, ये वो भी ट्विन सीटर वेरिएंट के साथ। और इस बार बात सिर्फ खरीद की नहीं है बल्कि फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और दूसरी चीज़ों को लेकर भारत को एक बार फिर से ब्रीफ किया गया है। दरअसल अगर हम बात करें तो 2026 में जब से विंग्स इंडिया आयोजित किया गया था उसके बाद से मल्टीपल टाइम्स जो मीटिंग है वो हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स को समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या FGFA प्रोग्राम की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। आइए जानते हैं। अब हमने क्योंकि FGFA का नाम ले ही लिया है तो आपको इसके इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्ष 2007 में भारत और रूस ने FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो एग्रीमेंट है ये साइन किया था। यहाँ पर उस समय इसको पाकफा के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनना था। इसमें हमें ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन, बेहतर स्टेल्थ और इंडियन एवियोनिक्स देखने को मिलने वाली थी। इनफैक्ट भारत ने इस प्रोग्राम में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर निकल गया। इसके कुछ प्रमुख कारण थे। दरअसल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूस की तरफ से बहुत कम ऑफर किया गया था। जो स्टेल्थ परफॉर्मेंस जिसके लिए हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। जैसे कि रडार क्रॉस सेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा था। इसमें लागत भी उस समय काफ़ी ज़्यादा बताई गई थी और रूस ने पर्याप्त डिटेल्स भी इस प्रोग्राम की भारत के साथ शेयर नहीं करी थी। यानी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है वो भी वहाँ पर बना था। उसके बाद भारत ने अपना खुद का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसको शुरू किया, जिसके अंतर्गत हम एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को विकसित करने वाले थे, जो कि ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने को मिलने वाला था। लेकिन अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये 2026 चल रहा है, अभी भी क्योंकि एमका की पहली उड़ान नहीं हुई है और इसका इंडक्शन 2035 या उसको पार कर सकता है, तो फिर भारत इस समय जो विदेशी ऑप्शन है उनके तरफ भी देखने के लिए इच्छुक है। क्योंकि चीन के पास J-20 ऑलरेडी हैं और J-35 जैसे जो फाइटर जेट है ये बहुत जल्दी चाइना में ऑपरेशनल हो जाएंगे और पाकिस्तान को भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना भी अपनी जो फिफ्थ जनरेशन स्ट्रेंथ है इसको मजबूत करना चाहती है। तो यहाँ पर अब जो प्रस्ताव सामने आया है इसमें रूस की तरफ से मल्टीपल टाइम्स जो ट्विन सीट SU-57 है इसकी बात करी गई है। अब यही मुख्य न्यूज़ भी है क्योंकि रूस ने जो ट्विन सीट SU-57 है उसका ऑफर किया है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो SU-57 एक सिंगल सीटर वेरिएंट है और जो ट्विन सीट वेरिएंट है इसको संभवतः SU-57M1E या SU-57M2 का नाम दिया जाएगा अगर भारत इसको एक्सेप्ट करता है। अब बेसलाइन SU-57 तो सिंगल सीटर है, यानी इसमें एक ही पायलट उड़ान भर सकता है, लेकिन ट्विन सीटर वेरिएंट में हमें एक वेपन सिस्टम ऑफिसर जिसको वीसो भी कहते हैं वो देखने को मिल जाएगा। इसके फायदे ये होंगे कि जो मैन अनमैन टीमिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पायलट जो है वो फाइटर जेट उड़ाएगा और वेपन सिस्टम ऑफिसर जो है वो ड्रोन कंट्रोल करेगा। जैसे कि अगर हम रशिया के S-70 ओकोनिक ड्रोन की बात करें तो ड्रोन स्वार्म को कमांड कर सकता है पायलट। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स मिशन है वहाँ पर ये जो पायलट है सेकेंडरी ये हमारी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक एयरबॉर्न कमांड सेंटर की भूमिका भी निभा सकता है, जिसको आप आसान शब्दों में मिनी एवैक्स भी कह सकते हैं। इससे ट्रेनिंग भी काफ़ी आसान होगी नए पायलट्स के लिए। जाहिर सी बात है जब ट्विन सीटर SU-57 आएंगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और जो पायलट्स हैं उन्हें एक्चुअल फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में हम ट्रेन कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डीप स्ट्राइक मिशन में भी बेहतर मैनेजमेंट हमें ट्विन सीटर वेरिएंट में देखने को मिलेगा। आमतौर पर अगर आप देखें तो आपको भारत के जितने भी SU-30 MKI फाइटर जेट्स हैं ये सभी ट्विन सीटर वेरिएंट में ही देखने को मिलते हैं। आपको भारतीय वायुसेना में कोई भी सिंगल सीटर सुखोई 30 MKI देखने को नहीं मिलेगा। रूस का कहना है कि इस समय उनके प्लांट में जो ट्विन सीटर SU-57 है उसकी एयरफ्रेम असेंबली शुरू हो चुकी है। प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक या 2027 में अपनी पहली उड़ान को पूरा कर सकता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इसमें अपग्रेड भी ऑफर कर रहे हैं। इसमें नया जो AL-51F1 इंजन है जो ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और सुपर क्रूज प्रदान करेगा, इसको भी हम इंटीग्रेट करके देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इंजन अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। अब अगर रूस इसको बोल रहा है तो फिर उन्होंने कुछ सोच के ही इस चीज़ को सामने लाया होगा। अब रूस का ऑफर क्या क्या है आपको हम संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस और भारत की जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सामान्य बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम रूस के प्रस्तावित ऑफर की बात करें तो उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। जैसे रूस फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। यहाँ पर इंजन, सेंसर,
स्टेल्थ मटेरियल, सॉफ्टवेयर सब कुछ भारत को प्रदान किया जाएगा। न सिर्फ भारत को प्रदान किया जाएगा बल्कि भारत में इनका निर्माण हो, रूस इसको भी आश्वस्त करेगा। इसके अलावा भारत में जो लाइसेंस प्रोडक्शन है इसको लेकर रूस काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है और इनफैक्ट रूस भी चाहता है कि एक जो सेकेंडरी प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में खुल सके और इसके लिए जो एचएएल की नासिक फैसिलिटी है इसको सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी SU-30 MKI का जो लाइसेंस प्रोडक्शन है वो इस फैसिलिटी में हो चुका है। इसके अलावा रूस इंडियन एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम फॉर एग्जांपल रुद्रम, अस्त्र या ब्रह्मोस एनजी इन सब के लिए भी मान चुका है और रूस इसके लिए अनुमति भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और पहले जो कि भारत की बात करें तो नंबर्स को लेकर अभी भी उठापटक मची हुई है। यहाँ पर हम आपको वही नंबर्स बता रहे हैं जो मीडिया के हवाले से हमें पता चलता है। यहाँ पर भारत जो है वो पहले 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर जो बातचीत है वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर रूस का दावा है कि भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन के बाद जो लोकल प्रोडक्शन है इसको भी शुरू करेगा। यानी उनका अभी भी यही मानना है कि ये नंबर्स जो है 100 के मार्क को टच कर सकते हैं। और विंग्स इंडिया 2026 हो, दुबई एयर शो हो, इन सब के दौरान भी भारत के सामने जो ऑफर्स हैं उनको पिच किया गया था और भारतीय वायुसेना ने उन सारे जो मीटिंग रूस के साथ आयोजित की गई थी उसमें जो ट्विन सीटर वेरिएंट है उस पर खासा जोर दिया था। और रिपोर्ट्स में यहाँ पर फिलहाल जो 36 से 40 जेट्स की बात है या यूँ कह लें सीधे से 3 स्क्वाड्रन की बात है उसको लेकर बातचीत चल रही है, ऐसा दावा किया गया है, जिनकी लगभग लागत तकरीबन 5 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर्स के बीच में होने वाली है। अब इस डील के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। जाहिर सी बात है कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं जितने की हमको लगती हैं। पहले हम बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि जब तक एमका हमें मिलेगा तब तक ऑलरेडी बड़ी संख्या में हम SU-57 फैलन को ऑपरेशनल कर चुके होंगे, यानी कि तकरीबन एमका को आने में 1 दशक का समय लगेगा और उसके पहले ही हमें 5th जनरेशन फाइटर्स का एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक पावर बैलेंस बनाने में ये फाइटर जेट हमारी मदद करेंगे। तीसरा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। चौथा और सबसे खास चीज़ कि ड्रोन इंटीग्रेशन से हमारा ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर रेडी भी हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ें जितनी हमें आकर्षक लगती हैं इनके कुछ नुकसान भी हैं। पहला और सबसे बड़ा नुकसान काटसा सैंक्शन। काटसा सैंक्शन का डर जो अमेरिका से है वो अब और प्रबल हो चुका है क्योंकि रूस और अमेरिका खुलकर एक दूसरे के सामने लगभग आ चुके हैं और यहाँ पर पुरानी FGFA की जो यादें हैं ये भी भारत के लिए उतना सहज नहीं होगा उनसे आगे बढ़ पाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत अभी इंडिजिनस प्रोग्राम को प्राथमिकता दे रहा है, तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इसको लेकर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है और आप भी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर इंटरेस्टेड है, तभी बार बार बातें सरफेस हो रही हैं। अगर वायुसेना इंटरेस्टेड ना होती तो इसको लेकर ऑफिशियल्स के द्वारा या मीडिया सोर्सेस के द्वारा इतनी बातचीत ना की जाती। अब देखना ये है कि नंबर्स कितने होने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।